Hello students, welcome to Indian Smart Class. I will discuss on life process. आज मैं आप लोग के डिमांड पर आप लोगों ने बार बार हमको कहा, बार बार कमेंट्स आया कि सर लाइफ प्रोसेस से संबंधित वीडियो बनाया जाए। इसी को लेकर के मैंने लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में मैं आपके सामने वीडियो लाइव क्लास के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस के बारे में आप जैव प्रक्रम के बारे में आप पहले से जानते हैं कि जीवों में जो प्रक्रियाएं होती है, जीवों को प्रदर्शित करने वाली जो प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस करते हैं, जिसके द्वारा जीवों में मेंटेनेंस की क्रियाएं होती हैं। दैट मीन्स जीवों में वृद्धि हो रही है या मेंटेनेंस की क्रियाएं हो रही है, जीवों में उपापचय की क्रियाएं हो रही है, यह भी मेंटेनेंस की क्रियाएं हो रही है। जीवों में अगर घाव हो गया, जीवों में कहीं पे प्रॉब्लम हो गया, उसमें भी अगर रिपेयरिंग का काम हो रहा है, यह भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है। यह भी लाइफ प्रोसेस के पोषण के द्वारा संभव है। मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ क्या है और प्रोसेस क्या है। आप पहले से जान रहे हैं कि लाइफ के बारे में जानते हैं कि जो लाइफ है, जो लिविंग है, उन ऑर्गेनिज्म में वृद्धि होती है। जिसमें लिविंग है, जो लिव है, जो सजीव है, उसमें गति होती है। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन होती है, पोषण होती है, उत्सर्जन होती है और प्रजनन होती है। ये सभी क्रियाएं जो है सजीवों में दिखने वाली क्रियाएं हैं। आई सभी क्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं और इन्हीं लाइफ प्रोसेस के द्वारा मेंटेनेंस होती है, जीवों की वृद्धि होती है, जीव जीवित रहते हैं, जीव अपने ही जैसे जीवों को पैदा करते हैं। यह हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब आप जानिए कि लाइफ प्रोसेस में लिविंग के लिए आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को जानते हैं, लेकिन मैं आज कुछ वैसे विशेष कैरेक्टर को बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप समझिए कि सजीव एवं निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। इसी के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन एवं जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन। अब आप जानते हैं कि जीवित पदार्थ जो होते हैं वह कोशिकाओं के बने होते हैं। ये तो आप पहले से जानते हैं। जीवित कोशिकाओं में कोशिकाओं का जो बनावट होती है सेल से होती है, और सेल में जानते हैं कि न्यूक्लियस होती है। आप पहले से जान रहे हैं। सेल में आप यह भी जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ और कोशिका झिल्ली के अंदर में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है। वह द्रव कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में भी कुछ लिक्विड पदार्थ भरा रहता है। यह भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पदार्थ है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस बात को जानिए, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो पदार्थ है वह विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों को आप जैसे ग्लूकोज के रूप में समझ सकते हैं, प्रोटीन के रूप में समझ सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के रूप में फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि। इन अकार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों से ये आपका जो है साइटोप्लाज्म बना हुआ। साइटोप्लाज्म में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं होती है। फिर इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं साइटोलॉजी का सेल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ बायोमोलिक्यूल के बारे में, और बायोमोलिक्यूल का संबंध लाइफ प्रोसेस से कैसे है।
मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इस बात को आप जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को इस सेल का या जीवों का भौतिक आधार कहा जाता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का जो बना हुआ विशेष संरचना के द्वारा एक लिविंग कैरेक्टर्स को जो शो करता है, वह अगर नहीं होता तो कोशिका नहीं होती, कोशिका नहीं होती तो उत्तक नहीं होती, उत्तक नहीं होती तो अंग नहीं होती, अंग नहीं होती तो अंगतंत्र नहीं होती, अंगतंत्र नहीं होती तो जीव नहीं होती। कहने का मतलब ये जीव हम जो दिखलाई दे रहे हैं ये अंगतंत्रों से बना हुआ है। अंगतंत्र अंग से बना हुआ है, अंग जो है उत्तकों से बना हुआ है, उत्तक जो है सेल से बना हुआ है, और सेल जो बना हुआ है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। और यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है क्या है? बायोमोलिक्यूल है। इस बायोमोलिक्यूल के विशेष रूप से सजावट के कारण, विशेष रूप से अरेंजमेंट के कारण, जिसको कहते हैं अणुओं का विन्यास, एक जीव शक्ति उत्पन्न होती है। और उसी जीव शक्ति के कारण सेल की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। और सेल की जब सभी क्रियाएं संपन्न होती है, सेल जब अपने आप में लिविंग की तरह फंक्शन करने लगता है, तो सेल के समूह से उत्तक कार्य करने लगता है, उत्तक के समूह से अंग काम करने लगता है, अंगों के समूह से अंगतंत्र काम करने लगता है, और अंगतंत्रों के समूह से जीव काम करने लगता है। और जब जीव संपूर्ण जीव अपने आप में हो जाता है तो वह आपको लाइफ प्रोसेस की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने लगता है। लाइफ प्रोसेस आगे आपको पोषण से स्टार्ट हो रहा है आपके क्लास में। लेकिन मैं इतना क्यों बता रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेस में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन, मैं इसको समझा रहा हूँ। अब अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन का क्या मतलब हुआ कि अणु के रूप में अगर मान लीजिए कि ग्लूकोज को ले लें, यहाँ पे ग्लूकोज ले लिए और यहाँ पे आप लिख रहे हैं फ्रुक्टोज ले लिए। अब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है, या कार्बोहाइड्रेट्स या में ग्लूकोज उसका छोटा टुकड़ा, कार्बोहाइड्रेट जो बना हुआ है ग्लूकोज से बना हुआ है, और ग्लूकोज जो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। बारीकी से देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही इसमें तीन चीज है, लेकिन तीन पदार्थों के विशेष रूप से अरेंजमेंट है। वह अरेंजमेंट कैसे है देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। उसके बाद देखेंगे 12 आपके मिलेंगे क्या चीज़? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो हाइड्रोजन है। और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6 को क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब C6H12O6 ग्लूकोज का एक आपका फॉर्मूला हो गया, एक मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ। यह ग्लूकोज के अंदर कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर आप देख रहे हैं इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरे तरफ ऑक्सीजन OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर यहाँ OH है, यहाँ OH है, फिर यहाँ H है, फिर यहाँ OH है, फिर यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पर H है। और इसी चीज़ को आप फ्रुक्टोज में देखिए, सभी के सभी सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नीचे से देखेंगे कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, कार्बन संख्या 3 में कि कुछ नहीं है, केवल यहाँ चलाया H और इसके तरफ चलाया, यहाँ चलाया OH और इसके तरफ चलाया क्या चीज़? H। इसमें OH है, इसके स्थान पर इसमें H है, और यहाँ पर OH है, इसके स्थान पर इसमें H है। कहने का मतलब कि ग्लूकोज में
हाइड्रोजन और OH परमाणु OH के क्रम बदल जाने से ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वही फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है। इसमें दोनों में C6H12O6 है। ग्लूकोज में भी C6H12O6 और फ्रुक्टोज में भी C6H12O6। लेकिन केवल क्रम बदल जाने से इस कार्बन पर इधर H है और इधर OH है, लेकिन इधर इसमें क्या देख रहे हैं, फ्रुक्टोज में इधर OH है और इस तरफ क्या है, H है। कहने का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के क्रम बदल जाने से ग्लूकोज बन जाता है फ्रुक्टोज। बात समझ में आ रही है? ये बतलाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर अगर ग्लूकोज है, इसके अंदर अगर कार्बनिक पदार्थ है, तो इन कार्बनिक पदार्थों के क्रम बदल जाने से नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब आप ये जान जाइए कि प्रोटीन, इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन जो बना हुआ है वह एमिनो एसिड से बना हुआ है। देखिए एमिनो एसिड और एमिनो एसिड, कई एमिनो एसिड के जुड़ने से, माने एमिनो एसिड और एमिनो एसिड को एक निश्चित क्रम में जुटने से प्रोटीन बन जाता है। 20 प्रकार का एमिनो एसिड हो जाता है और 20 प्रकार के एमिनो एसिड से डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और वह प्रोटीन जो है एक निश्चित क्रम में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म का निर्माण कर रहा है। फिर उसी तरह से आप न्यूक्लियस देखते हैं, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या देखते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क्स होता है और क्रोमैटिन नेटवर्क्स जब कोशिका का विभाजन हो जाता है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। यह क्रोमोसोम है क्या? यह क्रोमोसोम है क्या? इस क्रोमोसोम में जैविक शक्ति कैसे उत्पन्न हो जाती है? होने का कारण है कि क्रोमोसोम जिस चीज़ से बना हुआ है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये भी शुगर है। आपका क्रोमोसोम जिस चीज़ से बना हुआ है उसका बेसिक जो मॉलिक्यूल है वह है डीऑक्सी राइबोज शुगर। उसके बाद फॉस्फेट, देख रहे हैं, और उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस्ड एनवीन, जिसको कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। देख रहे हैं ना? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेसेस एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है। कैसे निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है? देख रहे हैं डीएनए का ये स्ट्रक्चर है। यह डीएनए में यह है शुगर। कौन सा शुगर है? पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, यह शुगर है और यह फॉस्फेट है। एक शुगर दूसरे शुगर से, दूसरे शुगर तीसरे शुगर से, तीसरे शुगर अगले शुगर से। कौन शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। यह डीऑक्सी राइबोज शुगर एक दूसरे से जुड़ करके, और जो जोड़ने वाला जो मटेरियल्स है वह है फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट का एक निश्चित क्रम में शुगर से जोड़ने से, और इसमें यहाँ पे कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2 और कार्बन संख्या 3। कार्बन संख्या 1 पर एडेनिन जुड़ा हुआ है। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेसेस। बात समझ में आ रही है? हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको इजी वे में लीजिए, भारी नहीं लेना है। ऐसा ना समझिए कि भारी बात बता रहे हैं, कोई टफ बात बता रहे हैं। माने कहने का मतलब हमारा जो क्रोमोसोम है वह क्या चीज़ से बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है। डीएनए क्या चीज़ से बना हुआ है? तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। डीऑक्सी राइबोज से बना हुआ है, फॉस्फेट से बना हुआ है और एडेनिन से बना हुआ है।
फिर जस्ट इसके सामने डीऑक्सीराइबोज उल्टा हो गई है, इसके जस्ट उल्टा ही दिख रही है। इस यह भी जो है कि दूसरे तरफ यह भी जो है डीऑक्सीराइबोज से फॉस्फेट से जुड़ गया, फिर डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट से जुड़ गया, फिर डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट से जुड़ गया। लेकिन इस शुगर में क्या अंतर है? यह इसका मुंह ऊपर है और इसका मुंह नीचे है, जस्ट एक दूसरे के उल्टा हो गया है। यानी कि क्या हुआ, एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है, शुगर सीधा सजी हुई है, इसके सामने एडेनिन है, एडेनिन से जुड़ा हुआ थायमिन है, थायमिन से जुड़ा हुआ शुगर है, इस शुगर से जुड़ा हुआ दूसरा शुगर फॉस्फेट है, फिर इसी तरह इधर सजा हुआ है। आज दोनों एक दूसरे के क्रम में सज गया और सजने के कारण एक जो है कि क्या किया, इस तरह का क्रॉस कर लिया और क्रॉस करने के बाद डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। और यही जो है, यह जो बना हुआ है, इसी का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यह क्रोमोसोम जो बना हुआ है उस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। कहने का मतलब अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन। आप अभी तक जान रहे थे, पोषण जान रहे थे, उत्सर्जन जान रहे थे, प्रजनन जान रहे थे, लेकिन अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन नहीं जान रहे थे। अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन मैंने कार्बोहाइड्रेट में बतलाया, ग्लूकोज को बताया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्रम बदलने से पदार्थ बदल जाता है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं डीएनए में क्रम बदलने से डीएनए आरएनए बन जाता है, क्रम बदलने से डीएनए के स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और यही स्ट्रक्चर क्या करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। और क्रोमोसोम से क्या होता है, न्यूक्लियस तैयार हो जाता है और न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल करके जैव शक्ति उत्पन्न कर देता है। केवल अरेंजमेंट ही नहीं है, इन पदार्थों में गमन होती रहती है, इन पदार्थों में गति होती रहती है। इसीलिए कहा गया है अणुओं के इसी विशेष व्यवस्था, मतलब क्रम में सजा हुआ है वो, एवं गति को आणविक गति कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अणुओं से बना हुआ पदार्थ वे गमन करते रहते हैं। क्या करते हैं, गमन करते रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार वे एक जैव शक्ति पैदा कर देती है। और जैव शक्ति जब सेल में पैदा होती है तो उत्तक में हो जाएगी, जब उत्तक में हो जाएगी तो अंग में हो जाएगी, जब अंग में हो जाएगी तो अंग तंत्र में हो जाएगी, अंग तंत्र में हो जाएगी तो जीव में हो जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा, जीवों में लिविंग कैरेक्टर शो होगा। तो अभी तक आप जान रहे थे, उससे इतर, उससे अलग आप जाना कि अणुओं का विशेष विन्यास और अणुओं की आणविक गति के कारण लिविंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लिविंग की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आप श्वसन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। अगले कि आपको कंपटीशन में अगर पूछ देवे या परीक्षा में बारीकी से पूछ देवे कि अणुओं का आणविक विन्यास, अणुओं का विन्यास और अणुओं की गति, तो इस ऑप्शन को आप नहीं मानेंगे। और ऑप्शन अगर 5वां दे देवे तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 5वां होगा, श्वसन हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, अणुओं का आणविक गति हो जाएगा एवं उसका विन्यास हो जाएगा। अब 5वां में रहेगा ऑल ऑफ दी एबव, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। इसमें आप बराबर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसे बनाने का क्या काम किया है, प्रयास किया है। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और यह तैयार करके बना दिया क्या चीज़, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक जीव की जैविक गुण को पैदा कर देता है। प्रोटोप्लाज्म इन्हीं व्यवस्था का परिणाम है जो जैविक लक्षण है। माने जीवों की जो शक्ति उत्पन्न होती है कहाँ से होती है, जीव द्रव्य से होती है, प्रोटोप्लाज्म से होती है। अब एक बात और जान लीजिए, आप वाटर के बारे में जान लीजिए। मैं सारा चीज़ बतलाया, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें वाटर भी अधिक मात्रा में है, पानी है। अब ऐसा नहीं समझिए कि पानी है, पानी कहने से केवल काम नहीं चलेगा। इस पानी में, पानी का जो बना हुआ है H2O से बना हुआ है। क्या चीज़, H2O से बना हुआ है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है और क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है। तो H2O देखने के मिलता है क्या चीज़, H2O। तो 2 हाइड्रोजन है, ऐसे देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन कहिए। तो जानते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 2 4 और 2 6। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना टूएट रोल को पूरा कर रहा है। यह भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना टूएट को पूरा कर रहा है ना। और यह ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने अष्टक को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। 2, 2 4 और 2 6 और 1 7 और एक क्या चीज़, 1 8। ये अपना ऑक्सीजन अपना क्या कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ऑक्सीजन भी इससे 1-1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ऑक्सीजन भी 2-2 1-1 इलेक्ट्रॉन को दोनों हाइड्रोजन को दे रहा है। और इसके पास 2 जोड़ा लोन पेयर बच गया। यह लोन पेयर, यह जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, यह क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है 2 जोड़ा क्या हो रहा है, 2 जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दबाव डाल देता है इधर, और यह दोनों ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दबाव डाल देता है इधर, और यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल का मान कर देता है 104 डिग्री, है ना, 104 डिग्री 5 मिनट। इसके बॉन्ड एंगल का मान क्या होता है, कर देता है। इस तरह से अणुओं का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अणुओं का एक विशेष व्यवस्था है। ये परमाणुओं का एक विशेष व्यवस्था है। और इस प्रकार से परमाणु से जो अणु यौगिक बना, फिर इस यौगिक भी इसमें एक विशेष क्रम में क्या होता है, जुड़ा रहता है। और विशेष क्रम में जुड़े रहने से जैव शक्ति क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसी तरह से आपने देखा कि जीवों में क्या होता है। आप एक और बात जान लीजिए कि जीवों में क्या होती है कि एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म की भी क्रिया होती है। जैसे जीवों में नए पदार्थ बनते हैं और कुछ बने हुए पदार्थ टूटते हैं। जैसे आप देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में पोषण की प्रक्रियाएं होती है। पोषण के प्रक्रिया के दरमियान हम जटिल पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स लेते हैं। हमारे पेट में जाने के बाद, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाने के बाद विभिन्न एंजाइम के माध्यम से इन पदार्थों को तोड़ा जाता और कॉम्प्लेक्स पदार्थ सिंपलर पदार्थ में ब्रेकडाउन किया जाता है। और फिर पुनः ब्रेकडाउन के बाद अंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर जाता है, और वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर जाता है। और इस यानी कि जटिल पदार्थ से सिंपलर पदार्थ हो गया। फिर कोशिका में ग्लूकोज जाने के बाद ग्लूकोज से पाइरूवेट बन जाता है। और आप ये जो जाने पाइरूवेट बनता है और एनर्जी उत्पन्न होता है। इन जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए, ये मशीनरी सिस्टम को चलाने के लिए यह ग्लूकोज टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसी एनर्जी के द्वारा सेल के अंदर जो ऊर्जा खर्च होता है यह ग्लूकोज से ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब इन पदार्थों के अणुओं के विशेष रूप से सजने से और टूटने से इस क्रम में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इस ऊर्जा के द्वारा सेल की मशीनरी जो है, सेल का जो है कि विभिन्न कोशिकांग जो है काम कर रहा है। कहने का मतलब अंततः बड़े पदार्थ के टूटने मतलब केटाबॉलिज्म,
और जटिल पदार्थ के टूटने और सिंपल पदार्थ से, जैसे मान लीजिए एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड से पुनः कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया गया, यानी सिंपल एमिनो एसिड से फिर प्रोटीन बना। समझा रहे हैं ना? एमिनो एसिड से पुनः फिर क्या बना? प्रोटीन बना। मतलब क्या हो गया? एनाबॉलिज्म हो गया, नया पदार्थ बना और जटिल पदार्थ टूटा। तो इस तरह से बनने और टूटने, ऐसे कह सकते हैं आपको, कॉम्प्लेक्स पदार्थ ब्रेक डाउन इनटू सिंपल पदार्थ एंड सिंपल पदार्थ कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स पदार्थ। बार बार यह घटना होने के चलते ऊर्जा का उत्पादन होता है और नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थों के अरेंजमेंट के कारण और ऊर्जा के उत्पादन के कारण जैव शक्ति उत्पन्न होती है और तब जीवों में लाइफ दिखता है, लाइफ दिखता है और तब जीवों में लाइफ प्रोसेस की प्रक्रियाएं पूरी होती है। इसके बाद से ही प्रारंभ होता है पोषण। अब आप पोषण पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप इस बात को जान जाइए कि यह इंट्रोडक्टरी क्लास है, लाइफ प्रोसेस के प्रारंभ होने के पहले का क्लास है। अगर इसको आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट्स देंगे, इस कमेंट्स पर मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आप लोग को दुर्गा पूजा की शुभकामना दे रहा हूं कि दुर्गा पूजा के अवसर पर आप खूब आनंद उठाइए, घूमिए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई से भी जुड़े रहिए और इंडियन स्मार्ट क्लास के साथ हमेशा बने रहिए, ताकि आपको मैं एक पर एक इतने इंटरेस्टेड ढंग से मैं आपको जो है कि विषय को बना करके आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। और आप जो है कि सब्सक्राइब नहीं भूलेंगे, अपने मित्रों को लिंक भेजते रहेंगे, अपने दोस्तों को बताते रहेंगे कि आप केवल छुट्टी के दिनों में बैठे नहीं रहिए। अगर आप आनंद ले रहे हैं, आनंद का लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो आप पढ़ाई का भी आनंद लेते रहिए। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ। थैंक्स, धन्यवाद।